ओके, चैप्टर नंबर 5 नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें जो आपके पास वर्ड है सिस्टम, इसकी डेफिनेशन कहती है अ सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अकम्प्लिश अ पर्पस। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नेटवर्क किस तरीके से फैला हुआ है, टेबल्स, चेयर्स, शेल्फ्स, जो सारी चीजें मिलाते हैं तो बन जाता है एक सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा होता है, आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है कि किसी भी काम को आपने इस प्रोसीजर से, इस फ्रेमवर्क के अंदर परफॉर्म करना है। सर सिस्टम तो काफी हद तक समझ आ गया, आगे डिस्कस करते रहेंगे तो और समझ आ जाएगा और फेमिलियरिटी आ जाएगी। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? ये जो आपके पास वर्ड है ना इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है कि कोई भी नॉलेज आपके पास प्रोसेस्ड फॉर्म में मौजूद हो। सर कोई भी नॉलेज मेरे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में कैसे आएगी? कि पहले आपके पास जो नॉलेज है वो स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होगी, बिखरी हुई होगी। कि लेट सपोज आप माइक लेके निकलते हो और रास्ते में लोगों से उनका फीडबैक ले रहे होते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो कोई आपको ए बात कहेगा, कोई बी बात कहेगा, कोई सी बात कहेगा, कोई डी बात कहेगा। इस तरीके से हर बंदे के अपने अपने तासुरात होंगे। आप उसे क्या करोगे, एक जगह पे रिकॉर्ड करोगे, सीक्वेंस करोगे, अरेंज करोगे, उसका रिजल्ट निकालोगे, परसेंटेजेस निकालोगे, उस रिजल्ट को कंक्लूड करोगे। उस कंक्लूजन की बेसिस पे जो भी आपके पास डाटा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इंफॉर्मेशन। यानी कि जो आपकी नॉलेज थी वो पहले अनप्रोसेस्ड थी, डाटा फॉर्म में थी, बाद में वो इंफॉर्मेशन में आ गई। अब इन दोनों वर्ड्स को जोड़ दे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? अ सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू मैनेज इंफॉर्मेशन। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन समझ आई होगी, लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। सर इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? एनी टेक्नोलॉजी दैट मैनेजेस इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास वर्ड आएगा मैनेज, तो मैनेज का मतलब ये नहीं होता किसी भी चीज को आप सिर्फ प्रोसेस कर रहे हो। मैनेज का वर्ड ब्रॉड है। मैनेज में इनपुट भी आता है, प्रोसेसिंग भी आता है, आउटपुट भी आता है, स्टोरेज भी आता है, नेटवर्किंग भी आता है। कि कहीं से आप इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, यू आर मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, मजीद बेहतर कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, प्रिंट निकाल रहे हो, आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हो, प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हो, तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। आप क्या कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो लेटर यूज के लिए, यू आर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। आप क्या कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अगर आप इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करती है? तो आईटी इक्वल्स टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। कि पुराने साइंस में जो कंप्यूटर होते थे वो क्या करते थे, सिंपली वो क्या करते थे, कैलकुलेटर का काम करते थे, या वो लॉजिकल रीजनिंग लगा के डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर देते थे, दैट्स इट। अगर आप पुराने मोबाइल फोन देखोगे तो उनका काम क्या होता था, कॉल्स रिसीव करना, कॉल्स जो है वो लगाना। ठीक है, ये दो काम हुआ करते थे, एसएमएस करना या एसएमएस रिसीव करना, दैट्स इट। अगर अब मैं नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की बात करूं तो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रही होती है, 10 कंप्यूटर को 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर रही होती है, एक कंप्यूटर को 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर रही होती है, एक कंप्यूटर को पूरे एरिया के कंप्यूटर से कनेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का काम है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज के दौर में क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सॉरी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कोई फर्क है? द आंसर इज नो। आज का लैपटॉप हर वो काम कर रहा होता है जो कि मोबाइल फोन काम करता था।
या आजकल का मोबाइल फोन हर वो काम कर रहा होता है जो कि कंप्यूटर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दोनों बराबर हैं। तो आईटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। वेरी गुड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें समझ आ गई, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें समझ आ गया। सर इंफॉर्मेशन सिस्टम की कोई डेफिनेशन है? बिल्कुल, इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन है कि ह्यूमंस along with technology in an organization, in an organization or environment, in an organization or environment manages information is called information system। जब इंसान और टेक्नोलॉजी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही है। इंसान और टेक्नोलॉजी मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सर इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंसान भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है और इन्वायरमेंट भी आ जाता है। जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी आती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रॉडर टर्म है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ी टर्म है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूसिव टर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छोटी टर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव टर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है। ये जो लिखा हुआ है ना टेक्नोलॉजी, ये क्या है? आईटी है। यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट क्या है? इंसान, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट क्या है? कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस और नेटवर्किंग डिवाइसेस। सिंपल। आई होप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम में फर्क समझ आ गया होगा। अब हम सुकून से चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब एट अ ग्लांस में आपके पास बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स पड़े हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इन एन इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड एवरी बिजनेस फेसेस न्यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज चैलेंजेस। जैसे जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी रैपिडली इंक्रीज करती जा रही है, तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर भी वो क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। कि टेक्नोलॉजी जो है वो साइंस में, टेक्नोलॉजी मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी कॉमर्स के अंदर, टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर क्या कर रही है? पेनिट्रेट कर रही है और बहुत रैपिडली पेनिट्रेट कर रही है। इसकी वजह से बिजनेसेस ने क्या देखे? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे चैलेंजेस। या मैं चैलेंजेस कह लूं या मैं थ्रेट्स कह लूं, या मैं चैलेंजेस कह लूं या मैं थ्रेट्स कह लूं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्वॉट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हर चीज का स्वॉट किया जा सकता है। किसी भी चीज को एनालाइज करना हो, आप उसका स्वॉट कर लो। लेट सपोज अगर मैं अपनी बात करूं एज इंडिविजुअल, मैं भी अपनी स्वॉट एनालिसिस कर सकता हूं। मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को क्या किया? एक जगह लिख दिया, तो SW तो हो गया। लेकिन एज इंडिविजुअल मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, मुझे बहुत सारे थ्रेट्स नजर आ रहे होंगे। अगर मैंने अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज नहीं किया, यूज नहीं किया, तो आगे जाके वो मेरी वीकनेस बन जाएगी। अगर मैंने अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर लिया, तो आगे जाके मैं उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में लिख सकता हूँ। अगर मेरे सामने कोई थ्रेट आ रहा है और मैंने उसको हल्के में जाने दिया, तो वो थ्रेट आगे जाके क्या बन जाएगा? वो मेरी वीकनेस बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने थ्रेट का सामना किया, तो मैं एक बेहतर इंसान बन के निकलूंगा, वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंडिविजुअल की प्रेजेंट स्टेट होती है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो फ्यूचर में होती हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओगे तो स्ट्रेंथ बन जाएगी, जाने दोगे तो वीकनेस बन जाएगी। थ्रेट्स को फेस करोगे तो स्ट्रेंथ बन जाएगी, फेस नहीं करोगे तो वीकनेस बन जाएगी।
तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे बात हो रही है स्वॉट एनालिसिस की, बिजनेसेस की, कि बिजनेस ने अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो आगे जाके स्ट्रेंथ, अगर अडॉप्ट नहीं किया तो वीकनेस। सिंपल सी बात है, आई होप ये बात समझ आ गई हो। लिखा है इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कि यहाँ पे मैंने आपको शायद कहीं ना कहीं बताया हो कि आई पर्सनली बिलीव कि एक अच्छा डिसीजन कौन सा होता है, जो कि वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। बुरा डिसीजन कौन सा होता है, जो कि इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। यहाँ पे दोनों में क्या वर्ड आ रहा है, इन्फॉर्म्ड। कहाँ से निकला है, इन्फॉर्मेशन से। अगर आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। बुरी इंफॉर्मेशन है, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी। सर अच्छी इंफॉर्मेशन क्या होता है और अच्छा डिसीजन क्या होता है? अच्छी इंफॉर्मेशन का मतलब है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस्ड हो, वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको रिजल्ट निकालने में हेल्प करे। तो सर डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, कि आपकी डिसीजन मेकिंग में मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाएगा। एफिशिएंट का मतलब क्या है, जल्द से जल्द आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट कम से कम लगेगी और एफर्ट्स कम से कम लगेगी। सही है, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। सही है, वेरी गुड। एबीएस के आपके पास जो नॉलेज है वो फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो नॉलेज का मतलब क्या है, अगेन इंफॉर्मेशन। सही है, फिर लिखा हुआ है दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको बताता है ये चैप्टर कि आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरीके से यूज करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका रोल, उसका पर्पस, उसकी टाइप्स और उसके लेवल्स। कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी कौन कौन सी टाइप्स मौजूद है और किस किस लेवल पे ऑपरेट हो रहा होता है। याद करो चैप्टर नंबर 3, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम टॉप मैनेजमेंट यूज करती है, कुछ मिडिल मैनेजमेंट और कुछ लोअर मैनेजमेंट। फिर आगे लिखा हुआ है द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू इक्विप स्टूडेंट्स with the basic understanding of IT based management information system and enable them to understand। यानी कि इस चैप्टर में आपको बड़े बड़े डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या बड़े बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम सीखने की जरूरत नहीं है। आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके भी हमने सिर्फ उसके भी सिर्फ नाम, उसके भी सिर्फ मीनिंग्स और उसके सिर्फ पर्पस सीखने हैं, टेक्निकली नहीं जाना कि टेक्निकली वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। फिर उसके बाद वही बचकाना चीज कि बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। सही है, फिर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे सिर्फ रीड करना है। मैं फिर से बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंसान टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा वर्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छोटा वर्ड है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आगे रीड कर लेंगे। फिर लिखा है रोल एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। क्या क्या रोल परफॉर्म करता है, कौन कौन सी टाइप्स मौजूद है इंफॉर्मेशन सिस्टम की बिजनेस के अंदर। फिर जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक एलिमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, उसी तरीके से सिस्टम बनाने के लिए भी तो एलिमेंट्स चाहिए। तो सर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए? सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन कहां से लेकर आओगे, डाटा में से। तो यू नीड डाटा। आपके पास स्कैटर्ड डाटा मौजूद होगा, आप क्या करोगे, उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लोगे। सर व्हाट इज डाटा एंट्री? आप डाटा को किस तरीके से एंटर करोगे? देखो दो तरीके, एक होता है रियल टाइम, कि हाँ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो करते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग, करते हैं रियल टाइम डाटा एंट्री करते हैं। एक बच्चा आया, उसने कहा यार मुझे जो है ना पीआरसी में एडमिशन लेना है। फाइनेंस ऑफिस ने क्या किया, उसकी स्लिप ली, उसको बोला वेट करो, फौरन से उसका सिस्टम में डाटा पंच किया, सब कुछ फिल करके उसे ऑनलाइन रिसिप्ट दे दी। इसका मतलब क्या है कि रियल टाइम उस बच्चे को रजिस्टर कर लिया, डन। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम डाटा एंट्री। उसके बाद होता है बैच डाटा एंट्री। बैच डाटा एंट्री क्या होता है, लेट सपोज आज है 1 तारीख, एक बच्चा आया, उससे उससे क्या हुआ, फिजिकल फॉर्म फिल करवा लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50 बच्चों के फिजिकल फॉर्म फिल कर लिए। उसके बाद क्या, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना शटर गिराया और उसके बाद शाम में बैठ के उन 100 बच्चों के या 50 बच्चों के या जितने भी बच्चे आए थे आज के दिन में, उन सब की डाटा को एक साथ क्या किया, बैच के तौर पे एंटर कर दिया सिस्टम में। दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग।
बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, पूरा एक बैच बनने देते हैं और उसके बाद एक साथ जो है ना उसको सिस्टम में चढ़ा देते हैं, और रियल टाइम क्या होता है कि जैसे आओगे सिस्टम में अपडेट करना शुरू कर देंगे। सही है, तो ये हम पढ़ेंगे। व्हाट इज डेटाबेस। देखो, मैंने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में सीए की ओरिएंटेशन रखी, उसमें आए लेट सपोज 30 बच्चे, मैंने क्या किया, उस डाटा को एक फाइल में लगा दिया। अगली ओरिएंटेशन की, उसमें लेट सपोज 20 बच्चे आए, उस डाटा को फाइल पे लगा दिया। फिर एक ओरिएंटेशन की, उसमें 15 बच्चे आए, उस फाइल को डाटा में उस डाटा को मैंने फाइल में लगा दिया। फिर एक और ओरिएंटेशन की, 50 बच्चे आए, उस डाटा को मैंने फाइल में लगा दिया। इस तरीके से करते करते साल में मैंने 24 ओरिएंटेशन की। अभी जो 24 ओरिएंटेशन का जो डाटा मौजूद है ना, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। कि लेट सपोज अगर मुझसे कोई पूछेगा 2023 की ओरिएंटेशन दे दो, मैं उसको डेटाबेस दे दूंगा 2023 का। वो बोलेगा 2023 का जनवरी का डाटाबेस दे दो, मैं उसको जनवरी का डाटाबेस दे दूंगा। तो डाटाबेस क्या होता है, एक कलेक्टेड आपके पास सीक्वेंस में डाटा होता है, इट्स कॉल्ड डाटाबेस। फिर लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इस डेटाबेस को क्या कर सकते हो, एक सिस्टम के तहत मैनेज कर सकते हो, और इस चैप्टर का मेन हीरो यही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या कहते हैं कि दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ कंप्यूटर को नहीं, हर किस्म की डिवाइस को जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो इसका नाम है वही इसका काम है, कि आप जब चीजों को इंटीग्रेट कर रहे होते हो, जोड़ रहे होते हो, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। लेट्स सपोज आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में एक एलईडी लगी हुई है, मैंने अपने लैपटॉप को एचडीएमआई के थ्रू जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन एलईडी में आ रही होगी, इंटीग्रेशन। अगर मेरे पास एचडीएमआई का केबल नहीं है तो मैं ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन। मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन। या लेट सपोज मैंने लैपटॉप को प्रोजेक्टर के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया, वाईफाई के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया, वाईफाई के थ्रू दो लैपटॉप्स को जोड़ दिया, प्रिंटर और लैपटॉप को जोड़ दिया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट किस तरीके से करते हैं, उसका क्या फायदा होता है देखेंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये दो चीजें हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को सिक्योर करना, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, प्राइवेसी का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना। सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, प्राइवेसी का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना। दो एग्जांपल्स दूंगा। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में लेट सपोज डकैती हुई, अल्लाह ना करे, लेट सपोज डकैती हुई, तो हमने क्या किया, बाहर एक गार्ड बिठा दिया, गार्ड के पास एक गन रख दी। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कि जहां पे एक्टिवली क्या हो रहा है कि मैं किसी भी एंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैं क्या, लेट्स सपोज डकैत आए, उन्होंने गार्ड को देखा, हाथ में गन देखी, भाग गए, तो इसका मतलब क्या है कि गार्ड ने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को प्रोटेक्ट कर लिया, एक सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लिया। व्हाट इज प्राइवेसी। लेट सपोज आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तो पहुंच गए गवर्नमेंट वाले, डीएमसी वाले, केएमसी वाले पहुंच गए, बोला भाई साहब वो भत्ता, मतलब सॉरी, वो रजिस्ट्रेशन के पैसे दें, एडवर्टाइजमेंट के पैसे दें, और वो पैसे लेके चले गए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखी, वो चील की तरह आ गए और पैसे लेके चले गए। तो व्हाट इफ मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का बोर्ड हटा दूं। अब लेट सपोज वो डीएमसी वाले, केएमसी वाले हैं, उन्होंने देखा कि यार या तो कोई बोर्ड बोर्ड ही लगा, उनको लगा कोई नॉर्मल बंगला है, और वो वहां से चले गए। तो मैंने क्या किया, अपने सिस्टम को ही हाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी प्रोटोकॉल। तो हम सिस्टम को सिक्योर करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेसी लगा देते हैं, ताकि वायरसेस, वॉर्म्स और बहुत सारे ऐसे स्पैमर्स वगैरह हमारे सिस्टम को देख ही ना पाए। अगर वो प्राइवेसी हटा दे तो सिक्योरिटी की वजह से अंदर एंटर ना होने पाए। तो ये हमारा था एट अ ग्लांस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जरा एक 10 मिनट का काम है, आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लो, 10 मिनट के बाद कहीं जाइएगा नहीं, 8:05 पे कंटिन्यू करते हैं। मुझे बस 10 मिनट का काम है, मैं 10 मिनट में निपटा कर आता हूँ। 8:05 पे मैक्सिमम हम क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। जो भी सवाल है आप चैट पे लिख दें, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो एट ए ग्लांस के बाद आपके पास सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें आपके पास इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, फिर इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस जैसी चीज़ें आ जाती है, फिर नेटवर्किंग डिवाइस जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि बहुत बेसिक है। तो मैंने सोचा एंड में आपको स्पीड में एक साथ सारी वो चीज़ें पढ़ा दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है 2.6 में, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो जो हम ऊपर स्टैब्लिश करके आए थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, वक्त आ गया है कि अब एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा। देखें, इस डेफिनेशन ने ना आपकी और मेरी जिंदगी आसान कर दी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मैंने आपसे कहा था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट यानी कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, वो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि स्टोर कर रहा होता है स्टोरेज डिवाइसेस, रिट्रीव कर रहा होता है आउटपुट डिवाइसेस, ट्रांसमिट कर रहा होता है इनपुट डिवाइसेस, मैनिपुलेट कर रहा होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, याद आ रहा है वर्ड मैनेज, कि वो टेक्नोलॉजी जो कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करती है। मैंने आसान लैंग्वेज में लिखा था, इसने टेढ़ी लैंग्वेज में लिख दिया है। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन मिल गई, जबरदस्त। The term is typically associated with computers and computer network, आगे networking technology. However, the full definition includes other information distribution technologies such as television, telephone and radio. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो टर्म है वो टिपिकली एसोसिएटेड होती है कंप्यूटर और कंप्यूटिंग नेटवर्क से। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है कि टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दे। भाई मेरे पास जो स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, उसमें यूट्यूब भी चलता है, उसमें नेटफ्लिक्स भी चलता है, उसमें चैनल्स भी आ रहे होते हैं। चैनल्स को जब मैं लगाता हूँ, ट्यून करता हूँ, तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। न्यूज चैनल क्या करेगा, मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेट्स सपोज अगर मैं एंटरटेनमेंट के लिए क्रेव कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी जो है एंटरटेनमेंट चैनल लगाऊंगा, तो वो क्या करेगा, मुझे एंटरटेन कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई, इंफॉर्मेशन मेंटेन हो गई। तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन मैनेज कर दे, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। आगे लिखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्राइब्स कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये जो लिखा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक शशके वाला फ्रेज है फॉर आईटी। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्राइब्स आईटी दैट पीपल, आ गया ह्यूमन, एंड ऑर्गेनाइजेशन, आ गया ऑर्गेनाइजेशन, यूज टू कलेक्ट, फिल्टर, प्रोसेस, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सिंपल सिंपल कह दो ना, मैनेजेस इंफॉर्मेशन। आईटी, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या करें, आईटी की मदद से इंफॉर्मेशन को मैनेज कर दें, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने आसान डेफिनेशन रखी थी, इसने पकोड़ा बनाया हुआ था, आपको बात समझ आ गई। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि आईटी जो कि पीपल और ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। The term information system is broader than information technology as it incorporates the way in which people interact with technology in support of business processes। आ गई बात कि यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी पार्ट एंड पार्सल है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये ले, सारी बातें आपको बुक से निकाल के दिखा दी। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। समराइज कर रहा है, सिस्टम की डेफिनेशन दे रहा है। मैंने आपसे कहा था कि सिस्टम में आपको बार बार बताऊंगा। A set of interacting components that operate together to accomplish a purpose। कि यहाँ पे कुछ components होते हैं, वो आपस में interact कर रहे होते हैं, आपस में operate कर रहे होते हैं ताकि किसी purpose को accomplish कर लें। अगर उसी system word के साथ मैं लगा दूं business system, तो वो सारे components जो आपस में interact कर रहे हो ताकि मैं पर्पस अपना अचीव कर सकूं, यानी कि प्रॉफिट हासिल कर सकूं, इज कॉल्ड बिजनेस सिस्टम। अगर मैं कहूंगा एजुकेशन सिस्टम, तो सेट ऑफ इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट टुगेदर टू अकॉम्प्लिश अ पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल, एजुकेशन सिस्टम। अगर मैं कहता हूं चैरिटी सिस्टम, सेट ऑफ इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अकॉम्प्लिश अ पर्पस ऑफ डोनेटिंग टू द नीडी, इट्स कॉल्ड चैरिटेबल सिस्टम। या लेट्स सपोज मैं कहता हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो सेट ऑफ इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स working together to accomplish a purpose of managing information is called information system। अब इसमें set of interacting components कौन से हैं, human, technology and organization। I rest my case। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है elements of a system। जिस तरीके से हमने अभी ऊपर establish किया कि information system के information system के elements हो सकते हैं, तो खाली सादा system के elements नहीं होंगे। जब organizational structure के elements हो सकते हैं, जब इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो क्या इस साधे सिस्टम के एलिमेंट्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं।
आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं गोल्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन्वायरमेंट और बाउंड्री। अभी इन्वायरमेंट और बाउंड्री को जरा करते हैं साइड पे। गोल्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। देखो किसी भी आप सिस्टम को देखोगे ना, लेट्स सपोज कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो क्या होता है, कंप्यूटर का बटन ऑन करते हो, बटन प्रेस करते हो, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। आपने इनपुट दिया, उसने प्रोसेस किया, आपको डिस्प्ले पे आउटपुट नजर आ गया, भाई कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। सही है। आपने शट डाउन की कमांड प्रेस की, आपने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग नजर आएगा, कंप्यूटर अपने आपको वाइंड अप करेगा और फिर कंप्यूटर बंद हो जाएगा, स्क्रीन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसने आउटपुट दे दिया। इसी तरीके से अगर आप कोई सॉन्ग पे प्ले प्रेस करते हो, आपने इनपुट दिया, वो सॉन्ग चलना शुरू हो जाएगा, आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, सुनना सुनाई देना शुरू हो जाएगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सर किसी भी सिस्टम के लिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट चाहिए होता है, ये बात तो कंफर्म हो गई है। बट सर व्हाट अबाउट गोल? गोल क्या होता है? गोल सिस्टम के लिए क्यों जरूरी होता है? ये एलिमेंट कैसे? मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी गाने को सुनने के लिए पहले आप लेट सपोज यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाने के बाद सर्च करोगे उस गाने को, सर्च करने के बाद जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी गाना है वो प्ले करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप उसको सुनोगे। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने सारी एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की? इतने सारे इनपुट्स क्यों दिए? आपने इसलिए इतने सारे इनपुट दिए क्योंकि आपका गोल था कि आपने एंटरटेन होना है, आपने गाना सुनना है। इसी तरीके से अगर आपने कोई लेक्चर देखना है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में, तो आईक्यू का पोर्टल विजिट करोगे, वहां पे लेक्चर पे जाओगे, लेक्चर को प्ले करोगे, आप उसे सुनोगे। तो यहाँ पे आपने इतने सारे इनपुट क्यों दिए? क्योंकि आपका गोल था कि आपने वो लेक्चर पढ़ना है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसी तरीके से अगर मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने घर से निकलता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ कि गाड़ी को खोलता हूँ, फिर गाड़ी में बैठता हूँ, इग्निशन स्टार्ट करता हूँ, फिर क्या होता है, गाड़ी चला रहा होता हूँ। तो मैं इतने सारे इनपुट क्यों दे रहा हूँ? क्या क्या मुझे मुझे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, मेरा एक गोल है कि मुझे गाड़ी चलानी है। तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, पर्पसलेसली मैं कोई भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट नहीं कर रहा होता। तो आई होप आपको गोल्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट समझ आ गया हो। सिस्टम के पास दो चीजें और होती है, एक होता है एनवायरमेंट, एक होता है बाउंड्री। एक होता है एनवायरमेंट और एक होता है बाउंड्री। कि अगर आप लेट सपोज सिस्टम चला रहे हो तो सिस्टम के अंदर एक होगा एनवायरमेंट, एक होगी बाउंड्री। अब एनवायरमेंट क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको एनवायरमेंट बताता हूँ, फिर मैं आपको बाउंड्री बताता हूँ। एक है आपका सिस्टम, एक है आपका सिस्टम। लेट सपोज आप, हाँ, लेट सपोज आप जो है स्कूल में हो। एक है क्लासरूम ए, एक है क्लासरूम बी, एक है क्लासरूम सी। क्लासरूम ए का अपना सिस्टम है, क्लासरूम बी का अपना सिस्टम है, क्लासरूम सी का अपना सिस्टम है। क्लासरूम ए में लेट सपोज चल रही है ज्योग्राफी। अब जब ज्योग्राफी चल रही है तो वहां पे टीचर एक गोल लेकर आया है कि वो आपको जो है वो माउंटेन्स के बारे में पढ़ाएगा। ठीक है, उसने आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया, एक गोल लेकर आया है, वो इनपुट देगा आपको, वो आपको पढ़ाएगा, आप उसे प्रोसेस करोगे, फिर आप उसको जवाब दोगे, अपने पेपर पे लिख लोगे। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। फिर बी क्लास में जो है ना लेट्स सपोज इस्लामियत चल रही है, टीचर ने एक माइंड में कॉन्सेप्ट रखा है कि वो जो ना खत्म नबूवत के बारे में पढ़ाएगा, वो एक इनपुट लेकर आया है, वो आपको इनपुट देगा, आप उसे प्रोसेस करोगे, आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। क्लास सी में जो है ना लेट सपोज चल रहा है साइंस, वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है और उसका भी एक इनपुट प्रोसेस आउटपुट है। तो तीन सिस्टम चल रहे हैं, ए बी सी। अब जब ए सिस्टम है ना तो बी और सी उसके लिए एनवायरमेंट है। अगर बी सिस्टम है ना तो ए और सी उसके लिए एनवायरमेंट है। अगर सी सिस्टम है ना तो ए और बी उसके लिए एनवायरमेंट है। यानी कि सिस्टम से बाहर कोई भी चीज है ना वो क्या कहलाएगी, एनवायरमेंट। तो एक होता है सिस्टम, एक होता है एनवायरमेंट। अगर सिस्टम एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है या एनवायरमेंट सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो इसका मतलब है ये है ओपन सिस्टम। तो इसका मतलब है ये है ओपन सिस्टम। अगर सिस्टम एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, एनवायरमेंट सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो ये कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम। अगर सिस्टम एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, एनवायरमेंट सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ये कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के साथ या तो एनवायरमेंट होगा या बाउंड्री होगा, दोनों साइड बाय साइड नहीं चल सकते। या तो ओपन सिस्टम होगा या क्लोज सिस्टम होगा। अगर क्लोज सिस्टम है तो इसका मतलब है कि गोल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बाउंड्री। ओपन सिस्टम है तो गोल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एनवायरमेंट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। बिल्कुल एबीएस ऐसा ही है, मैंने लैब की एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पे आपके पास दो सिस्टम आ रहे हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। ऊपर मैं बात ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीड करो।
The environment has no effect on the system, the system has no effect on the environment. किसमें लिखा हुआ है? क्लोज्ड सिस्टम में। इन्वायरमेंट का सिस्टम पे, सिस्टम का इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओपन सिस्टम्स डू इंटरेक्ट, देयरफॉर द इन्वायरमेंट विल अफेक्ट द सिस्टम विल अफेक्ट द इन्वायरमेंट। अच्छा, मजे की बात, जितने भी बिजनेस सिस्टम है और दुनिया में जितने भी सिस्टम है वो सब एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम की। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, सही है, बाहर से मेरा बेटा आ जाता है, वो कहता है अब्बू मेरे साथ खेलो, तो मेरा मेरा जो ध्यान है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरे लेक्चर में थोड़ा सा मसला आएगा, यानी कि इन्वायरमेंट से मेरा सिस्टम इन्फ्लुएंस हुआ, सही है। या लेट सपोज मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, मेरे घर वाले टीवी देखना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार ये साला स्कूल में भी पढ़ाता है, ये घर पे भी पढ़ाता है, इसको कोई चैन वैन नहीं है। तो मेरे सिस्टम की वजह से इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मेरी वजह से इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, इट्स कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो जितने भी तालीमी इदारे होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, पॉलिटिक्स हो गया, लीगल इदारे हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या फिर साइंटिफिक इदारे हो गए, इंजीनियरिंग के इदारे हो गए, मेडिकल के इदारे हो गए, सब जो है वो ओपन सिस्टम की एग्जाम्पल है। क्या कोई क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल है? आप एक क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल बना सकते हो। ये जो आपके पास वायरस के या जो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट्स के लैब्स होते हैं ना, ये क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लेते हैं वुहान की। वुहान में एक साइंस लैब है जिसमें वायरसेस को स्टडी किया जाता है। हमेशा याद रखना कि जो लैब्स होती है ना, वो क्या स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी होती है। सबसे फर्स्ट जो फ्लोर होता है, लेवल 1, उसमें ना बहुत बेसिक किस्म की डिजीजेस होती हैं जो सालों से चल रही हैं, अब जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लू हो गया, फीवर हो गया, इस तरीके की जो डिजीज होती हैं, या फिर इन्फेक्शन हो गए थ्रॉट वगैरह के, वो होते हैं बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, इसमें इतना मसला नहीं होता। फिर होता है लेवल 2, उसमें थोड़ी सी और खतरनाक डिजीज आ जाती है, बट अगेन वो डेडली नहीं होती है। फिर जो 3 और 4 होता है ना, 4 लेवल पे होती है सबसे डेडली डिजीज होती है कि अगर वो निकल जाए ना लैब से तो पेंडेमिक आ सकता है, एपिडेमिक आ सकता है, एंडेमिक आ सकता है, और लोगों की जान जा सकती है, फिटेलिटी मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। तो 4 लेवल पे वो वायरसेस होते हैं। अब विजुअलाइज करो कि वुहान लैब पे क्या है कि आपके पास 2 हिस्से हैं। लिफ्ट से जब आप बाहर निकलते हो, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे जो है लाइटें जल रही हैं, वहाँ पे जो है टेबलें लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। फिर वहाँ पे 2 दरवाजे हैं, ठीक है, ये आपके पास लिफ्ट खुली, ये रूम है, यहाँ पे आपके पास 2 दरवाजे हैं, और अंदर जो है वो सारे वायरसेस वगैरह रखे हुए, 2 दरवाजे। अब यहाँ हुआ ये कि सबसे पहले आप, ये जो आपके पास नॉर्मल रूम है ना, यहाँ पे आपके पास जो चेंजिंग रूम है, आप क्या पहनोगे? आप एक्सो सूट पहनोगे। एक्सो सूट कैसा होता है? वो जो नहीं स्पेस पे जाता है, आप एक्सो सूट पहनते हो, हेलमेट लगाते हो, आपके पास पूरा एक सिल्वर किस्म का सूट होता है, आपके पास बूट्स होते हैं, कहीं से भी अंदर एयर नहीं जा सकती, और आप जो सांस ले रहे हो वो बाहर नहीं जाती, क्योंकि पीछे आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है, ऑक्सीजन आप पहन लेते हो, बल्कि पहनते क्या हो, अंदर ऑक्सीजन रोटेट कर रही होती है। फिर आपने वो सूट पहन लिया, बाउंड्री नंबर 1, आपने सूट पहना, पहली बाउंड्री। फिर उसके बाद पहला दरवाजा खुला, पहला दरवाजा खुला, अंदर एक छोटा सा बीच में रूम है, आप उसके अंदर आए, पहला दरवाजा बंद, पहला दरवाजा बंद। अब जिस रूम में आप खड़े हो ना, वहां पे क्या होगा? आपको फ्यूमिगेट किया जाएगा, ऊपर से स्प्रेज होंगी, नीचे से स्प्रेज होंगी, साइडों से स्प्रेज होंगी, आप अपना हाथ यूं करके घूमोगे, हर तरीके से स्प्रे हो जाएगा, प्रोसीजर पूरा। फिर उसके बाद क्या होगा कि अंदर का दरवाजा खुलेगा और आप अंदर एंटर हो जाओगे, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। तो ये था आपके लिए बाउंड्री नंबर 2, कि पहले आपने सूट पहना, बाउंड्री नंबर 1, फिर उसके बाद पहला दरवाजा खुला, आप अंदर गए, फ्यूमिगेट हुआ, फिर दूसरा दरवाजा खुला, आप अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया। इसका मतलब है कि बाउंड्री लग गई। अब इसका मतलब है कि आप लैब में जाओगे, और लैब में जाके अगर आप किसी भी वायरस वगैरह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी। लैब है सिस्टम, और वो जो बराबर वाला रूम है ना, वो है इन्वायरमेंट, कि अब इस दरवाजे से और इस एक्सोस्केलेटन सूट की वजह से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अब लेट सपोज अगर दरवाजे में टेयर आ गया, या दरवाजे में कोई कपड़ा वगैरह फंस गया, उसकी वजह से हल्की सी झिरी नजर आ रही है ना, तो अब क्या होगा? ये ओपन इन्वायरमेंट बन जाएगा, और अब जो है सिस्टम की चीज इन्वायरमेंट में निकल के जा रही है, और इन्वायरमेंट जो है ना सिस्टम के अंदर आ रहा है। लेट सपोज आपका जो स्केलेटन सूट था, आपके हाथ में जो नाइफ थी, उससे गलती से सूट कट गया। अब सूट कट गया तो उसका मतलब क्या है? वायरस आपके स्किन से आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, या आपके आपके जो नेजल्स के थ्रू अंदर चले जाएंगे, और फिर पकोड़ा बन जाएगा, और फिर आ जाएगा कोविड-19, जो हम सब ने
विटनेस किया था, तभी मैंने आपको वुहान की एग्जांपल दी थी कि एक क्लोज सिस्टम जब ओपन होता है तो क्या होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। ओपन क्लोज सिस्टम्स आपको समझ आ गए होंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब ओपन सिस्टम से आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम एडेप्टेशन। ये जो वर्ड है एडेप्टेशन, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी, इसका मतलब होता है लचक। कि सिस्टम जो है वो अडेप्ट कर जाता है, चेंज कर जाता है, फ्लैक्स कर जाता है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। कब? जब ओपन सिस्टम होता है। लेकिन ओपन सिस्टम होने का मतलब ये थोड़ी है कि लेट सपोज कि मैंने जो है यहाँ से जोर से पढ़ाना शुरू किया तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो मशहूर हो गया कि एक बंदा घर में बैठ के घर वालों को परेशान करता है। तो कोई इतना ज्यादा सिस्टम में चेंज थोड़ी आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट सपोज अगर मेरा बेटा आ जाता है, वो कहता है मेरे साथ खेलो, तो मैं बोलूंगा बेटा घर चले जाओ, मैं अपने आपको सेटल डाउन करूंगा, पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो सिस्टम में एडेप्टेशन 19-20 आएगी। सही है। तो कुछ सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा बहुत अडेप्ट होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, इतना चेंज होते हैं कि अपनी शक्ल खो देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास अलग अलग सिस्टम्स की अडेप्टेशन मौजूद है। तो पहला है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, दूसरा है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, और तीसरा है आपके पास सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और साइबरनेटिक सिस्टम। अब इनमें से कौन सा सिस्टम कितना फ्लैक्स करता है, तो एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। इसके नाम में ही इसकी जो है वो एडेप्टेशन छुपी हुई है। डिटर्मिनिस्टिक वर्ड निकला है डिटर्मिनेशन से या फिर डिटरमाइन से, कि आपने पहले ही चीजों को सोच के रख लिया है, प्लान करके रख लिया है, डिटरमाइन करके रख लिया, आइडेंटिफाई करके रख लिया। जब चीजों को आप पहले से आइडेंटिफाई करके रख लोगे तो चेंजेस के इम्कान ना होने के बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये सबसे लीस्ट फ्लैक्सिबल या लीस्ट एडेप्टेबल सिस्टम होना चाहिए। देखते हैं। यूज प्री डिटरमाइंड रूल्स। ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो बने बनाए रूल्स होते हैं ना पहले के, उन्हीं को यूज करता है। ये क्या करता है, बाहर नहीं जाता, जो रूल बुक बनी ना उसी को फॉलो करता है। जब ये रूल बुक को फॉलो करेगा तो इसकी जो ऑपरेशंस है, यानी कि जो उसकी एक्टिविटीज है, वो एज पर द रूल चलेगी। और जब एज पर द रूल आपकी ऑपरेशन चलेंगे तो उसका मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट आएगा वो प्रेडिक्टेबल आएगा। भाई कंप्यूटर में रूल है कि जब आप एमएस ऑफिस पे खड़े होके जब आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे, वो गायब हो जाएगा। और जब आपने कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो वो गायब होगा ही। तो एक रूल था, आपने उस रूल को परफॉर्म किया, आपके पास प्रेडिक्टेबल आउटपुट। अब आपने उसको वापस लाना है, आप कंट्रोल वी प्रेस कर दो, तो वो कट हुआ था, आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं ना वो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होते हैं। आपके पास रूल बुक मौजूद होती है, आप उस रूल को फॉलो करते हो, उस रूल को फॉलो करने के बाद आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है। कभी कभी कंप्यूटर क्या करता है, परेशान कर रहा हो तो उसमें वायरस वगैरह आ जाता है, तो आपका सिस्टम अडेप्ट कर जाता है। अदरवाइज जो आपने कंप्यूटर को कमांड दी है वही फॉलो होगी। एबीएससी कंटेम्प्ररी कैसे हुआ, मुझे थोड़ा सा बताना कि कंटेम्प्ररी कैसे हुआ। ये तो नॉर्मली चलता है ना। अगर अगर तुम उसकी बात करो, लैब की बात कर रही हो, तो हाँ वो कंटेम्प्ररी है। लैब की अगर बात कर रही हो, सही है। तो ये जो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है ना, ये क्या है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी सिस्टम को अगर आपने किसी भी सिस्टम को अगर आपने क्या करना है, अगर आपने डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम बनाना है कि आप चाहते हो उसके अंदर चेंजेस नहीं आए, तो आप क्या करो, उसको प्री डिटरमाइंड रूल दे दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर बंदा जो ना अपने टाइम से मुंह उठाकर आ जाता था, जल्दी चले आता था, लेट आता था, छुट्टी कर लेता था। लोग बड़े परेशान थे, प्रोडक्टिविटी पे इशू आ रहा था, एफिशिएंसी पे, इफेक्टिवनेस पे इशू आ रहा था। तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में ऑपरेशंस हेड ने क्या किया, एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम लगा दिया। सिस्टम क्या लगाया, सुनना। उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों के पास जो है वो महीने में जो है 2 लेट्स, सॉरी, आपके पास महीने में 3 लेट्स अलाउड है। अगर आप चौथा लेट करते हो तो क्या होगा कि आपकी आधे दिन की सैलरी कटेगी। आपके पास 3 जो है वो जल्दी जाना अलाउड है। अगर आप उस चौथी बार जल्दी जाते हो तो आपकी आधे दिन की सैलरी कटेगी। आप जो है वो लेट सपोज एक दिन हाफ डे ऑफ कर सकते हो, दूसरे दिन हाफ डे ऑफ करोगे तो क्या होगा कि आपकी पूरे दिन की सैलरी कट जाएगी। और अगर आप लेट सपोज किसी दिन नहीं आते तो आपकी पूरे दिन की सैलरी कट जाएगी। अब यहाँ पे ये सिंपल से उन्होंने रूल बना दिए। अब हुआ ये कि एक बंदे ने महीने में 4 लेट्स की, तो अब
उसने क्या किया, प्री डिटरमाइंड्स को रूल यूज करते हुए प्रेडिक्टेड ऑपरेशंस परफॉर्म किए। उसको पता है 4 लेट का मतलब ये है कि उसके आधे दिन की सैलरी कट कर आएगी। एक बंदे ने 3 लेट्स किए लेकिन वो 4 दफा जल्दी चले गया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आधे दिन की सैलरी कटेगी, क्योंकि 4 दफा जल्दी जाने का मतलब था आधे दिन की सैलरी कटेगी, तो उसको भी पता है उसकी आधे दिन की सैलरी कटेगी। एक बंदा 3 दफा लेट आया, 3 दफा जल्दी चले, सॉरी 3 दफा लेट आया, 3 दफा जल्दी चले गया, लेकिन उसने 2 बार हाफ डे किया, तो उसकी फुल डे की सैलरी कटेगी, क्योंकि एक बंदा एक बार हाफ डे कर सकता था, दूसरी बार हाफ डे करेगा तो फुल डे की सैलरी कटेगी। और एक बंदे ने एक दिन हाफ डे किया, 3 दिन लेट आया, 3 दिन जल्दी चले गया और एक दिन उसने टुल्ला मार दिया, तो उसके पूरे दिन की सैलरी कटेगी, क्योंकि आप अगर एक दिन की छुट्टी करोगे तो आपकी सैलरी कटेगी। तो यहाँ पे जो रूल्स बताए गए थे, सबको पता था कि इन रूल्स पे अगर फॉलो करेंगे तो क्या फायदे हैं, फॉलो नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। तो आप जो है वो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम बना सकते हो। सही, आई होप आपको बात समझ आ गई। अगला जो आपके पास जो है वो कहाँ गया। हाँ, अगला जो आपके पास सिस्टम है वो कहलाएगा प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। अब सर प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड निकला है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई चीज, अगर अगर मैं फ्यूचर डेट पे देखूं तो एक चीज होने की प्रोबेबिलिटी इतनी परसेंट है, इस चीज होने की प्रोबेबिलिटी इतनी परसेंट है, इस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी इतनी परसेंट है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि लेट सपोज अगर आप टॉस करके फ्यूचर इवेंट डिसाइड कर रहे हो तो यू हैव 2 ऑप्शंस, हेड या टेल। तो आपका फ्यूचर जो है 50-50% पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, डाई रोल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी 6 हिस्सों में टूट गई। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। या अगर लेट सपोज अगर आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड मौजूद है और बंदा बोल रहा है कार्ड ड्रॉ करो, तो आपकी जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है वो 52 प्रोबेबिलिटीज में टूट गई। क्या आपके पास जो है वो रेड हार्ट का किंग भी आ सकता है, या आपके पास रेड डायमंड का किंग भी आ सकता है, या आपके पास पत्ते वाला ब्लैक किंग भी आ सकता है, और क्या होता है मेरे ख्याल से एक और भी कोई चीज होती है, क्लोव होता है शायद, उसका अगर आपके पास कोई किंग आ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 52 प्रोबेबिलिटीज बन जाती है। तो प्रोबेबिलिटी आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो जो हल्की टीम होती है, अभी मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ होता, लिखा होता है कि भाई इसके जीतने के 30% चांसेस हैं, अभी तो मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ, एक बॉल भी नहीं डाली। अब लेट सपोज मैच स्टार्ट हुआ, जो हल्की टीम है उसकी बॉलिंग आई और उसने क्या किया, पहले ओवर में 2 बड़ी विकेट्स ले ली और दूसरे ओवर में 2 विकेट्स और ले ली, तो इसका मतलब ये है कि अचानक से उसकी प्रोबेबिलिटी 30% से 65% चली जाएगी, और उसने शुरू के 10 ओवर अच्छे कर दिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 80% चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप फ्यूचर को प्रोबेबिलिटी परसेंटेज असाइन कर देते हो। तो यहाँ पे सिस्टम कितना अडेप्ट करता है देख लेते हैं। असाइन अ प्रोबेबिलिटी टू अ फ्यूचर, आपने किसी भी फ्यूचर इवेंट को एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी, 50%, 60%, 30%, 35%, कुछ भी। देयर बिहेवियर इज लेस इजी टू प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे जो मैच शुरू हुआ था तो जो छोटी टीम थी आपने उसको 30% दे दिया था, अब आपने प्रेडिक्ट थोड़ी किया था कि वो उतना बेहतरीन खेलना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रोडिक्शन हो गई बेकार। और क्या हुआ कि अचानक से वो टीम जीतना शुरू हो गई और प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में जाना शुरू हो गई। लेकिन जो हल्की टीम्स होती है ना, उनका मसला ये होता है कि अचानक से वो चोक कर जाती है, कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, पता चला कि जो इनकी बैटिंग आई ना इसमें ये भी आउट होना शुरू हो गए, तो जो बड़ी टीम है ना उसकी प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्यूचर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही होती है जैसे जैसे आपके पास आउटकम चेंज हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो सेल्स की, मार्केटिंग की, या लेट सपोज लोगों के बिहेवियर की। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी नजर आ रही होती है। फिर आ रहा है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और साइबरनेटिक सिस्टम। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि खुद से ही अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट, लेकिन किस सेंस में। एक डिफिकल्टी का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल चीज आ गई। एक डिफिकल्टी का मतलब पता है क्या होता है, कि लेट सपोज 3 घंटे में 6 घंटे का पेपर दे दिया जाए, तो सर चीजें तो आसान है लेकिन कितनी जल्दी करूं, मैं जितना जल्दी कर रहा हूं तो मार्जिन ऑफ एरर बढ़ता चले जा रहा है। तो पहला पहला वाला जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, दूसरा वाला जो पेपर था वो कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारी चीजें थी, टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम है कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें आपके पास चीजें बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि उलझ जाती है। कंटिन्यूअली चेंजिंग,
कि ये वक्त के साथ चेंज होता जा रहा है। कि लेट सपोज आपने ब्लिंक ऑफ एन आई में देखा कि आपके पास ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, सही, अडेप्ट टू एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के साथ से अडेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट के तौर पे नहीं यूज कर सकते। आप डाटा को कंप्यूटर में डालोगे, डाटा ही चेंज हो जाएगा। आप नए डाटा को डालोगे, डाटा ही चेंज हो जाएगा। आप उसको कंप्यूटराइज नहीं कर सकते। ये रिलाई कर रहा होता है हैवीली ऑन द इंटरेक्शन ऑफ पीपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज जोड़े बाजार में ट्रेड यूनियंस है, उसकी मीटिंग हुई। लेट सपोज 1000 ताजिर जो है वो खड़े हो गए और हुकूमत की तरफ से कोई बंदा आ गया। 1000 ताजिर जो है मिलके सोच रहे थे कि हम इस तरीके से हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे, लेकिन हर बंदा अपने लिए इंडिविजुअली भी सोच रहा होता है। हुकूमत ने क्या किया कि एक ऐसी बॉल डाली, एक ऐसी बात की कि 50% ताजिरों का दिमाग घूम गया। अब 50% अलग हो गए, 50% अलग हो गए। अब क्या हो गया, जंग होना शुरू हो गई। अब यहाँ का 50% यहाँ के 50% को समझा रहा है, यहाँ का 50% यहाँ के 50% को समझा रहा है। पता चला एक नया ग्रुप बन गया, उनकी एक अलग राय बन गई। फिर 3 ग्रुप बन गए, 3 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, तो पता चला 3 के 6 हो गए, 3 के 6 हुए, पता चला फटा हुआ। तो हर बंदा क्या हुआ, आपस में लड़ रहा है। हर सेकंड के बाद वो गवर्नमेंट वाला बोल रहा है कि भाई तुम लोग को पता ही नहीं कि तुम लोगों को क्या चाहिए, तो जो चल रहा है चलने दो, वो जीत के निकल गया। तो यहाँ पे जितने लोगों से आप मिलोगे, कहते ना जितने मुंह उतनी बात है, तो यहाँ पे आपका क्या सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मुझसे पूछा जाए तो सबसे लीस्ट फ्लेक्सिबल कौन सा है, ये है फ्लेक्सिबल, और ये है मोस्ट फ्लेक्सिबल। ये होता है नेवर चेंजिंग, ये होता है चेंजिंग, और ये होता है एवर चेंजिंग, सही है। तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम सबसे कम फ्लेक्सिबल, प्रोबेबिलिस्टिक उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल, और जो आपके पास साइबरनेटिक सिस्टम है ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। यहाँ पे मैं ग्रीन नहीं कर रहा, लेकिन ये हर इंपॉर्टेंट, मैं इतना जो गला फाड़ रहा हूँ इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे गौर से पढ़िएगा। अब आपके पास सिस्टम आ रहा है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है कंट्रोल सिस्टम का। जब भी हमने पढ़ा सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अकॉम्प्लिश अ पर्पस। जब इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो देयर इज अ चांस कि वो आपस में इंटरेक्ट करते हुए क्या हो कि कंट्रोल से बाहर निकल जाए। या हमने अभी सिस्टम देखा, सिस्टम अडेप्टेबिलिटी, कि सिस्टम अडेप्ट कर रहा होता है। तो जब सिस्टम अडेप्ट कर रहा होता है, सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो वो कंट्रोल से बाहर जा सकता है। तो हाउ डू आई कंट्रोल माई सिस्टम? यू हैव टू कंट्रोल्स। एक आप उसको लूप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, एक आप उसको क्लोज्ड लूप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, एक आप उसको ओपन लूप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग खुले रखना। जिन्होंने पहले पढ़ा है, जैसे एबीएस आपने पहले पढ़ा हुआ है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ओपन लूप कंट्रोल और क्लोज लूप कंट्रोल को इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जितना ज्यादा बच्चे बना देते हैं। मैं इसको रीड तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ आप समझें, अपने अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ओपन लूप कंट्रोल क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल क्या होता है, और ये किस तरीके से सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने कहा, सुनना, मैंने कहा मेरी क्लास है क्लोज्ड लूप कंट्रोल, कि यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पॉइंट बना दिया, हमने एक पॉइंट बना दिया, हमने बोला ये पॉइंट अचीव होगा, ये पॉइंट अचीव होगा तो क्लास खत्म होगी, ये पॉइंट अचीव नहीं होगा तो क्लास खत्म नहीं होगी। मैंने अपने लूप को क्लोज कर दिया एक पॉइंट पे, सही है। मेरी क्लास वैसे तो 2 घंटे की शेड्यूल थी। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट सपोज मैंने आपको वो पॉइंट समझा दिया 1.5 घंटे में, वो पॉइंट खत्म हो गया। मैंने लेट सपोज कहा था कि मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, मैंने आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसी 4 बातें बता दी, चारों बातें कंप्लीट, आधा घंटा बच गया था, मैंने बोला आपकी क्लास खत्म। यानी कि आपका लूप रीसेट हो गया। मेरा एक लूप चल रहा था, जैसे ही वो पॉइंट आया लूप रीसेट हो गया। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड लूप कंट्रोल, कि मैं जो खुद से पॉइंट बनाऊंगा ना, उसी पे ही क्लास खत्म होगी। लेट सपोज मेरा जो लूप पॉइंट था वो था कि 2 घंटे में क्लास खत्म होगी, इररिस्पेक्टिव हम कहीं पे भी खड़े हैं। मैंने एक लूप बनाया कि हमारी डेली बेसिस पे 2 घंटे की क्लास होगी, हमारी डेली बेसिस पे 2 घंटे की क्लास होगी, इररिस्पेक्टिव मैं कहाँ पे पहुंचा हूँ। मैंने ज्यादा पढ़ाया, मैंने कम पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ही नहीं, 2 घंटे के बाद क्लास खत्म हो जाएगी। तो हम लोग मिले, लेट सपोज हमने क्लास रखी 7 से 9, हम 7 बजे मिले, हम लोगों ने दोस्ती यारी की बातें करना शुरू कर दी, तफरी करना शुरू कर दी, करते 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 9 बज गए। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे हमारा लूप होता है रीसेट, अब मिलेंगे कल 7 बजे। आपने बोला सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। मैं कहूंगा कि नहीं, यहाँ पे क्लोज्ड लूप पॉलिसी है,
कि 9 बजे लूप रीसेट हो जाएगा। हम अगले दिन फिर मिले, हमारा सिस्टम फिर 7 बजे शुरू हुआ। इस बार मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। 8:30 बज गए, आप बोले सर खुदा के लिए आज तो आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया 1.5 घंटे में, आपको आराम दे। मैंने बोला नहीं, 9 बजे खत्म करना है, मैं आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा। अब जब तक 9 नहीं बजेंगे लूप रीसेट नहीं होगा। 9 बज गए, क्लास खत्म। उसके अगले दिन गए, अब मैं आपको स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप बोले सर अपनी स्पीड बढ़ाएं कि 9 बजे तक तो ये बहुत कम पढ़ाया जाएगा। तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं, 9 बजे तक क्लास चलेगी, 9 बजे क्लास रीसेट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड लूप कंट्रोल। क्लोज लूप कंट्रोल में क्या होता है कि रीसेटिंग पॉइंट सेम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कॉर्पोरेट की बात करें। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है, 9 से 7 की टाइमिंग्स होते हैं। लोग मुंह उठा के 9 बजे आते हैं, काम करते हैं, काम नहीं करते, 7 बजे जैसे 7 बजते हैं वो क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन 9 बजे आते हैं, काम करते हैं, काम नहीं करते, 7 बजे घर चले जाते हैं, उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। सीटिया कंपनी में क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। लेट सपोज 9 बजे आने के हैं, 7 बजे जाने के। अब अचानक से 6:30 बजे बोल दिया भाई 7 बजे मीटिंग है। अब एम्प्लॉय अगर बोलेगा ना कि लेट सपोज यार हमारे तो 7 बजे की टाइमिंग्स है, तो आपको एम्प्लॉयर पता है क्या बोलेगा, यहाँ पे क्लोज्ड लूप कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल है। जब मैं चाहूंगा तब छुट्टी होगी। मैं यहाँ का जयकांत शिगरे हूँ कि यहाँ पे मेरा कंट्रोल चलता है। मैंने कहा कि छुट्टी 7 बजे होगी तो 7 बजे होगी। मैंने कहा 5 बजे घर चले जाओ तो 5 बजे घर चले जाओ। मैं कहूंगा रात के 1 बजे तक रुको तो आपने रुकना है, वरना आप जॉब से चले जाओ। दिस इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल। यहाँ पे लूप मैं रीसेट करता हूँ किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। अगर लूप रीसेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल, अगर कंडीशन जो है प्री डिफाइंड है, दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल। अगर कंडीशन प्री डिफाइंड नहीं है, आपके पास सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपने लूप को रीसेट करना है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल। GABS। फार्मा सेक्टर में ओपन लूप सिस्टम होता है। ये कमेंट है, सवाल है? अच्छा, आपकी ऑब्जर्वेशन में है। वैसे बाय द वे एबीएस अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बट आई बिलीव, मुझे पता क्या लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज्यादातर मेजॉरिटी आपके पास ओपन लूप कंट्रोल होता है। अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल हो गया या टेक्सटाइल हो गया, या आपके पास जो है वो फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये क्या होता है कि इसमें आपके पास कभी ऐसा होता है कि ट्रेंड आ जाता है कि अभी कोविड-19 आ गया, अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो 24 घंटे में से 25 घंटे काम करेगी, क्योंकि वो जितनी भी दवाइयां बना ले कम है। लेट सपोज अगर ईद आ रही है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या करेगी, वो ज्यादा घंटे चलेगी। या लेट सपोज अगर आपके पास लग रहा है कि लोगों की इनकम में इजाफा हो रहा है या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ज्यादा चलेगी कि लोगों को स्मार्ट टीवी भी चाहिए, लोगों को स्मार्ट जो है वो वॉचेस भी चाहिए, उनको स्मार्ट कैमरा भी चाहिए, उनको स्मार्ट मोबाइल फोन भी चाहिए। तो क्या होगा कि वो जो है ओपन लूप के हिसाब से चलेगी कि जरूरत है तो ज्यादा काम करो, जरूरत नहीं है तो कम काम कर लो। तो वहां पे लूप रीसेट होगा एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। ट्रेंड आ गया, या लेट सपोज लोगों की डिमांड बढ़ गई, या लोगों की इनकम बढ़ गई, किसी भी चीज की वजह से जो है ना ओपन लूप कंट्रोल हो सकता है। तो सर डिमांड सप्लाई जो है वो ओपन लूप कंट्रोल है, बिल्कुल ऐसा ही है। डिमांड सप्लाई किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है, पैसों की वजह से हो रहा होता है। पैसे के अलावा बहुत सारी चीजों की वजह से हो रहा होता है, ट्रेंड की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, बिहेवियर की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, इनकम पावर की वजह से, और बहुत सारी चीजों की वजह से चेंज हो रहा होता है। तो ज्यादातर बिजनेस ओपन लूप कंट्रोल की एग्जांपल है। अब लिखा क्या है वो देख लेते हैं। Closed loop control has inbuilt control very much like thermostat in a heating system. हीटिंग सिस्टम में एक थर्मोस्टेट लगा होता है। अब तो जब से पता है कि गैस चली गई है तो सबको हीटिंग सिस्टम का पता होगा कि आपके पास जो हीटर्स लगे होते हैं जो कि पानी को गर्म कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। जैसे हमारे पास जो हीटर लगा है वो 78 तक जाता है। 78 के बाद क्या होता है, वो हीटिंग सिस्टम को पॉज कर देता है। क्यों, अगर उससे ऊपर जाएगा तो वो हीटर बर्स्ट कर सकता है और मसले मसाइल हो सकते हैं। लेट सपोज मैंने उस हीटर को थोड़ा यूज किया, मैंने पानी वहां से निकाला, तो लेट सपोज वो 70 पे चले गया। वो 70 पे चले गया, वो लूप वापस से कहाँ तक जाएगा, वो वापस तक 70 तक जाएगा। तो जैसे ही 70 पे जाएगा लूप रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास थर्मोस्टेट क्या कर रहा होता है,
हाँ, मोबाइल में चार्जिंग, कि जो आपके पास अभी जो नए फोन है ना, उसमें चार्जर में क्या होता है, आपका मोबाइल 100% चार्ज होता है, आपको दिख तो रहा होगा आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है, कि अगर 100% से ज्यादा चार्ज होगा तो मोबाइल बर्स्ट कर सकता है। पुराने मोबाइलों में ये होता था कि अगर आप बैटरी को ज्यादा चार्ज करते हो तो आपको याद होगा बैटरी फूल जाती थी। तो पहले वाले मोबाइल में जो है ना, वो क्या था, आपके पास था ओपन लूप कंट्रोल, नए वाले मोबाइल में आपके पास क्लोज लूप कंट्रोल मौजूद है। आई बिलीव आप लोगों को समझ आ गया, आप लोग मुझे खुद एग्जांपल दे रहे हो, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। सर अगर सिस्टम के एलिमेंट्स हो सकते हैं, अगर जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो क्या कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आपके पास है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जाहिर सी बात है ये तो एलिमेंट होंगे, कि यही तो कंट्रोल कर रहे हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट ही कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपके पास सेंसर होता है, कंपैरेटर होता है, स्टैंडर्ड होता है, और इफेक्टर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सेंसर। अब लिखा हुआ है सेंसर में लिखा हुआ है मेजर्स द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम एंड डिटरमाइंस अ न्यू वैल्यू। अब मैंने आपको एग्जांपल दी, जो मेरे पास हीटर लगा है वो 78 पे जो है वो पानी को क्या कर देता है, गर्म करना छोड़ देता है। अब लेट सपोज मैंने थोड़ा सा पानी वहां से हासिल किया, अब जो है वो जो टेम्परेचर है वो पहुंच गया 68 पे। अब जब 68 पे पहुंचा तो वो जो हीटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, सेंस कर लेगा कि अभी मैं अपने अपने आउटपुट पे 78 पे नहीं पहुंचा, अभी मैं 68 पर हूँ, यानी कि मुझे अभी वापस से पानी को गर्म करना है। उसने सेंस किया मैं कम हूँ, वो 78 पे जाने की कोशिश करेगा। कंपैरेटर, अब लेट सपोज मैंने जब अपना हीटर नया नया स्टार्ट किया तो वो पहुंचा हुआ है 34 पे, और मुझे टेम्परेचर अचीव करना है 78, तो इसका मतलब क्या है कि वो डबल स्पीड पे चलेगा, वो ज्यादा जल्दी गर्म करेगा कि वो 34 से 78 का जो ड्यूरेशन है वो जल्दी से तय कर ले। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटर। मैं दो वैल्यूज को कंपेयर करता हूँ, फिर अपनी स्पीड जो है वो लगाता हूँ। स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड क्या है मैंने आपको बताया 78, कि 78 इज द स्टैंडर्ड, वो आपको मिलेगा ही, सही है। इफेक्टर, इफेक्टर वो स्पीड है। लेट सपोज पहले 34 पे था, तो 34 पे ज्यादा हीट अप हो रहा होगा, ठीक है, वो हीटिंग प्रोसेस ज्यादा होगा। लेट सपोज 44 अचीव कर लिया, हीटिंग प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा। 54 अचीव कर लिया, हीटिंग प्रोसेस थोड़ा और कम हो जाएगा। 64 अचीव कर लिया, हीटिंग प्रोसेस थोड़ा और कम हो जाएगा। 74 अचीव कर लिया, हीटिंग प्रोसेस और कम हो जाएगा। जैसे ही 75, 76, 77, 78 ना, हीटिंग प्रोसेस कम से कम हो जाएगा कि 78 पे जाके हीटिंग प्रोसेस इतना हो जाए कि 79 अचीव ना हो। अब ये काम तुम और मैं नहीं कर सकते, ये काम है कंप्यूटर का। ये छोटी छोटी वैल्यूज को कंप्यूटर मैनेज करता है कि सर वो क्या इफेक्ट होगा, वो कितना इफेक्ट होगा, वो हमें थोड़ी पता, वो अपनी मैथमेटिक्स लगा रहा होता है। वो खुद डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा होता है कि आपके पास अल्टीमेटली 78 से 79 ना जाए। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टर। इनपुट प्रोसेस आउटपुट आपको पता है, सेंसर का मतलब है कि वो सेंस कर लेता है कि अभी टेम्परेचर कितना है और कहाँ पहुंचना है। तो जब वो सेंस कर लेता है, कंपेयर कर लेता है, स्टैंडर्ड पे पहुंचने के लिए वो क्या करता है, फैक्टर, वो इफेक्ट लगाता है और उसको क्या करता है, उस टेम्परेचर पे लेके जाता है जो आपको रिक्वायर्ड है। आई होप एंड आई विश कि आपको कंट्रोल सिस्टम भी समझ आ गया होगा, उसके एलिमेंट्स भी समझ आ गए होंगे। अब कल की क्लास में हम ये की एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज टू रीड देम ऑल। डाटा पूरा पढ़कर आओ, डाटाबेस पूरा पढ़कर आओ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा पढ़कर आओ, नेटवर्क पूरा पढ़कर आओ, इंटीग्रेशन पूरा पढ़कर आओ। जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था ना व्हाट इज इंटीग्रेशन, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन, बताऊंगा मैं जरूर, लेकिन कम से कम स्टार्ट रीडिंग योर पैसेजेस। और लास्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके पास अगला पॉइंट जो होगा कल के लिए, ये कर लेने के बाद आपके पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके पास जो टाइप्स मौजूद है वो ये है 5। आपके पास है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आएगा लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, दिस इज नॉट द लास्ट, लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद आपके पास आएगा यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इस तरीके से हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर वो जो एक छोटा सा टॉपिक है ना ऊपर लगा हुआ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप कहोगे तो मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा। सही है, तो इस तरीके से हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आई विश आप लोग रीडिंग कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ कि खुदा के लिए
रीडिंग कर लो। मैं तुम्हें जितना भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे आप 70% 80% अचीव कर लो, लेकिन बाकी का 30% 20% रीडिंग से आएगा। लेट सपोज मेरा बताया हुआ एक एक वर्ड आप जहन में लेके चले गए, तो आपके पास 70% कंटेंट मौजूद है। तो 70% का अगर आपने पेपर में 70% प्रोड्यूस किया ना, दैट्स 49, 1 मार्क से फेल हो जाओगे। तो प्लीज डू रीड योर बुक, और तो इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिस क्लास कल की क्लास कर लेते, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लेते, फिर प्रैक्टिस क्लास कर लेते हैं, ठीक है। कल चैप्टर नंबर 5 कर लेते, फिर प्रैक्टिस क्लास कर लेते। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सही है। मुझे आज एक बात जो है वो काफ़ी अजीब लगी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, बट आई बिलीव के